नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मक मिश्र। एनडीए 3 सरकार, या इसको हम मोदी 3 सरकार भी कह सकते हैं, मोदी 3 सरकार, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है सर, ये अल्पमत में है। और अल्पमत में होने का परिणाम या उसके जो लक्षण है वो लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि हर दिन उसको विपक्ष के किसी न किसी विरोध के आगे नतमस्तक होना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों जब संसद का सत्र चल रहा था, तमाम विरोध के बावजूद सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई, जिसमें वक्फ कानून है उसमें संशोधन करना था, प्रस्तावित था। लेकिन जब उसने देखा कि विरोध बहुत ज्यादा है, विपक्ष का भी विरोध तो है ही, सहयोगी दलों का भी दबाव है, तो उसने उसको भेज दिया, जेपीसी को, संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया, यानी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी पिछले कुछ समय से एक विधेयक की बड़ी चर्चा थी कि शायद सरकार उस विधेयक को भी लाने की तैयारी कर रही है, और वो है ब्रॉडकास्टिंग बिल, यानी प्रसारण सेवा विधेयक। इसके जरिए सरकार उन चैनलों पर तो लगाम लगा ही चुकी है, तमाम मीडिया के जो स्रोत हैं, मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर वो पहले से ही लगाम लगा चुकी है। अब डिजिटल मीडिया पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही थी इस प्रसारण बिल के माध्यम से, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हो रहा था। न केवल विपक्ष विरोध कर रहा था, बल्कि मीडिया जगत भी इसका विरोध कर रहा था, दूसरे लोग भी विरोध कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जो सरकार के सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से भी इसके विरोध के संकेत मिल रहे थे, पुख्ता संकेत मिल रहे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार ने ये प्रसारण सेवा विधेयक, जिसको ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 कहा जा रहा है, उसको वापस ले लिया है। कहा गया है कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक का नया मसौदा विस्तृत विचार विमर्श के बाद जारी किया जाएगा। इसके लिए 15 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए। सरकार ने पिछले साल नवंबर में प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का मसौदा जारी किया था। इसका मकसद प्रसारण क्षेत्र के लिए एक समेकित कानूनी ढांचा लाना और ओटीटी, यानी जो डिजिटल फोरम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन पर जो सामग्री प्रसारित की जा रही है, डिजिटल समाचार और समसामयिक मामलों को भी इसके दायरे में लाना। इसका दूसरा मसौदा अभी इसी साल जुलाई में तैयार हुआ था, और वो लोगों के बीच जब गया तब उसमें पता चला कि सरकार क्या करने जा रही है। दरअसल इस बिल के माध्यम से सरकार जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन जगहों पर भी जो समाचार से संबंधित कंटेंट, या बल्कि जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो अपना कुछ कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए भी ये जरूरी हो जाता है इस प्रसारण विधेयक के माध्यम से कि वो जो कुछ भी सामग्री इस पर डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं, वो सब की सब सरकार के एक संस्था बनाती, जिसको दिखाना जरूरी था, उससे सर्टिफिकेशन उनको लेना जरूरी था। कहने का मतलब सीधे तौर पर ये कि सरकार चाह रही थी कि वो जो ये यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर भी वही सामग्री जाए जो सरकार कह रही है, जिसकी अनुमति वो दे रही है। यानी पूरी तरह से ये लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से लगाम लगाने जैसा था। लगाम लगाना ही नहीं, उसको बिल्कुल खत्म कर देने जैसा था। लेकिन इसका विरोध हो रहा था, और चूंकि सबको ये पता है कि अगर सरकार की तरफ से छल करके कोई बात आएगी तो फिर वो क्या आएगी, यानी सरकार की प्रशंसा छोड़ सरकार की मुखालफत जो होगा, वो तो उसको सर्टिफिकेशन वहां से मिलेगा नहीं, और सरकार के खिलाफ इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी कोई कुछ नहीं कह सकता है, जिनको हम मैं तो वो नाम नहीं लेता हूं जो प्रचारित है, लेकिन जिनको हम एक मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उनका हाल पिछले 10 साल में क्या हो चुका है ये सबके सामने है। वही बातें वो कह रहे हैं जो सरकार चाहती है, उन्हीं विषयों पर वो डिबेट कराते हैं जिससे सरकार को फायदा होता है, उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो सरकार उठाना चाहती है, उठाने देना चाहती है, और किस तरह से चीजों को सरकार के फेवर में लाने की कोशिश की जाती है। दूसरी ओर
जहां भी किसी भी, चाहे वो मीडिया संस्थान हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो बौद्धिक जगत के लोग हों, चाहे वो विपक्षी लोग हों, सरकार के खिलाफ उंगली उठाने वाले को या तो सरकार विरोधी तो कहते ही है, देश विरोधी तक का तमगा उनको दे दिया जाता है। तो इन चीजों पर, लेकिन चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह से अभी बैन नहीं लगा पा रहे थे, और डिजिटल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर लोगों ने बहुत सारी खबरें प्रसारित कर रहे हैं और बहुत सारे विश्लेषण आ रहे हैं, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। वो बातें भी बताई जा रही हैं जिनका सरकार दावा करती है, लेकिन वो सारी बातें गलत होती हैं, झूठी होती हैं। तो इन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की कोशिश थी कि ये विधेयक लाया जाए और इसके दायरे में इनको भी लाया जाए। यानी जो चीजें इन प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगी वो अब सरकार के संस्थाओं के जरिए होकर जाएंगी। तो इसमें ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद के मौजूदा सत्र में इसे प्रस्तावित किया था। मीडिया संगठनों ने इस मसौदे के प्रावधानों पर चिंता जताई थी, जबरदस्त विरोध किया था, आंदोलन तक की चेतावनी दी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि डिजिटल मंच पर सामग्री को विनियमित करने, यानी उनको रेगुलेट करने और सेंसर करने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, ये बिल लाया जा रहा है। तो अब इसको लेकर जिस तरह से ये सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से उस पर 240 सीटें पाने का, लोकसभा में जो 240 सीटें उसको मिली हैं, बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी अगर अपना समर्थन खींच ले तो सरकार चली जाएगी। इन सब के दबाव में वो लगातार झुकती हुई दिखाई पड़ रही है। बजट सेशन में उसने सहयोगी दलों के आगे जिस तरह से आत्मसमर्पण किया और 2 राज्यों को, बाकी सारे राज्यों को दरकिनार करते हुए 2 राज्यों का विशेष उल्लेख किया, बिहार और आंध्र प्रदेश का, उससे ये तो साफ पता चल गया कि ये सहयोगी दलों के आगे किस तरह से नतमस्तक है। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक और फिर अब ये विधेयक, ये ब्रॉडकास्टिंग बिल, प्रसारण विधेयक, इनको भी ठंडे बस्ते में डाल देना, जो कि एक कहा जा रहा था कि अगर बहुमत की सरकार होती तो ये कभी ऐसा न करती। ये बता रहा है कि हर दिन किस तरह से वो विपक्ष के दबाव में झुकती चली जा रही है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, इसमें सरकार वैसे ही घिरी हुई है और इस मामले में जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हमलावर हैं, उसके सहयोगी लोग हमलावर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमलावर हैं। लेकिन अगर इस तरह का विधेयक ला दिया जाए तो फिर इन बातों को बताने वाला भी कोई नहीं रहेगा। यानी सरकार के खिलाफ कोई भी बात, अभी तक तो यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर नहीं आ रही है तो कम से कम वो डिजिटल माध्यम से आ रही है, दूसरे और माध्यम है। अगर ये प्रसारण विधेयक जिस फॉर्मेट में ये है, अगर इसी में ला दिया जाता तो ये सारी चीजें बंद हो जाती, कोई भी फोरम नहीं बचता जहां से सरकार के खिलाफ आवाज उठती। यानी हर व्यक्ति को ये मानना पड़ता, और जब कहीं आवाज नहीं उठती तो सरकार जो चाहती वही चीजें मीडिया में आती, जैसा कि अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में हो रहा है। फिर लोगों को लगता कि ये सरकार तो कोई काम गलत कर ही नहीं सकती है, गलत करती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गलत चीजें जो आ रही है वो किसी को पता ही नहीं लगता। कौन जान सकता था? वैसे भी यहाँ की मीडिया ने बताया ही नहीं। किसको पता था कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है इसमें किस तरह से लाखों करोड़ रुपए का वारा न्यारा महज कुछ कंपनियां कर रही, कुछ कॉरपोरेट्स घराने कर रहे हैं, और किसकी कीमत पर? जो लाखों निवेशक हैं, छोटे मोटे निवेशक हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, घोटाला हो रहा है। ये बातें कभी आ पाती? कभी नहीं आ पाती। ये डिजिटल मीडिया ही है जो आपको बता रहा है कि किस तरह से संविधान को लेकर सरकार की योजना थी कि उसके पास 400 सीटें आती तो वो क्या कर देती? संविधान को ही बदल कर रख देती। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ही रहा होता, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स न रहे होते तो किसी को पता लग पाता कि सरकार की मंशा ये है? वो 400 सीटें लाने की आकांक्षा क्यों रख रही है? बहरहाल ये कहते हैं कि जो कुछ होता है अच्छा होता है। अब 240 सीटों पर सिमटने के बाद, अल्पमत की सरकार चलाने के बाद, अब प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की भी समझ में आ गया है कि लोकतंत्र क्या होता है, कैसे काम होता है, कैसे लोकतंत्र में अल्पमत की सरकारों को कैसे चलाया जाता है। कायदे से तो बहुमत की सरकारों को भी ऐसे ही चलाया जाना चाहिए, विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ विपक्ष तो छोड़िए, मीडिया तक की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब शायद वो सोच रही थी कि हम अपने इस अल्पमत की सरकार में भी मनमाने तरीके से कुछ काम कर लें, लेकिन लगता है कि अब ऐसा शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि लगातार उसको इस फ्रंट पर, इस मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।